तुम बैठे रहो यूं ही किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है। हार कैसे मान लूं यार, जब मेरी जीत की इंतजार मेरी माँ कर रही है। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और 10th बोर्ड एग्जाम का ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक संसाधन, जिसको हम लोग रिसोर्स करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक ही वीडियो में इस पूरा चैप्टर्स को आपको प्रदान करने वाला हूँ। इस चैप्टर में हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, संसाधन क्या होती है, संसाधन के अन्य प्रकार के बारे में सीखेंगे। और इसी चैप्टर में दोस्तों हम आप लोग को ग्रीन हाउस गैसेज, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत आता है, उसके बारे में पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन और कई प्रकार की चीजें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जितनी भी चीजें इस चैप्टर में आ सकती है मैं आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, आप अपने माइंड की ज्ञानेंद्रिया को कंसंट्रेट करके इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, ताकि इस वीडियो से मिलने वाली हर एक जानकारी आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाए। दोस्तों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, डायरेक्ट आइए आप अपने इस वीडियो को देखिए और स्टार्ट में करता हूँ। दोस्तों, आज आपका चैप्टर का नाम है संसाधन। तो सबसे पहले हम यही सीखेंगे कि आखिर संसाधन का अर्थ क्या होता है, क्या होता है संसाधन, क्या होता है रिसोर्स, क्या किसको कहते हैं रिसोर्स। तो सुनिए दोस्तों, मैं आपको समझाने के वास्ते बोल रहा हूँ। दुनिया की कोई भी वस्तु जिसका हम यूज करते हैं, या अपनी जरूरत के लिए यूज कर रहे हैं या अपनी इच्छा के लिए यूज कर रहे हैं, बस यूज करते हैं, वो क्या होंगी, संसाधन होंगी। फिर से दोस्तों, दुनिया की कोई भी वस्तु जिसका हम जरूरत के हिसाब से या इच्छा के हिसाब से उपयोग करते हैं, वो सारा का सारा वस्तु संसाधन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, फिर से आपको याद कराने के लिए मैं बोलना चाहूंगा, दुनिया की कोई भी वस्तु जिसका हम उपयोग करते हैं, दुनिया की कोई भी वस्तु जिसका हम उपयोग करते हैं, अपनी जरूरत के लिए उपयोग करते हैं, किसी चीज के लिए उपयोग करते हैं, वो संसाधन है। दोस्तों, क्या हम लिख रहे हैं, कलम या मार्कर संसाधन है? हाँ, क्योंकि इसमें लिखने के लिए उपयोग करते हैं। आप पढ़ रहे हैं अपनी किताब से, किताब संसाधन है, हाँ, क्योंकि उसमें पढ़ने के लिए उपयोग करते हैं। आप जिस मोबाइल से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, क्या ये मोबाइल आपका संसाधन? हाँ, क्योंकि इससे कई चीजों के प्रकार की उपयोगिता को लाया जाता है। दोस्तों, पानी उपयोगिता है, हाँ, क्योंकि हम इससे अपने प्यास को बुझाते हैं, इस अपने प्यास को बुझाने के लिए यूज करते हैं। दोस्तों, बोर्ड, हाँ, इससे लिखने के लिए आता है। दोस्तों, कोई भी वस्तु जो आप उपयोग करते हैं अपने जीवन में, कपड़ा, इसको उपयोग कर रहे हैं अपने तन को ढकने के लिए, कपड़ा भी संसाधन होगा। हवा, हम अपने श्वास के लिए उपयोग करते हैं, हवा भी संसाधन होगा, है ना। मिट्टी, अपने फसल को उपजाने के लिए मिट्टी का यूज करते हैं, तो मिट्टी भी संसाधन होगा। वन, हर एक तरह की चीज दोस्तों आपका संसाधन है, जिसका हम यूज करते हैं, चाहे वो जरूरत के लिए कर रहे हो या फिर इच्छा के लिए कर रहे हो। आप संसाधन के कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। दोस्तों, संसाधन को मुख्य रूप से हम दो ही भागों में बांटेंगे। ठीक है दोस्तों, संसाधन को मुख्य रूप से हम दो ही भागों में बांटते हैं। एक आप लोग जानते हैं मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल रिसोर्स कहते हैं दोस्तों, संसाधन। और एक है कृत्रिम संसाधन, कृत्रिम संसाधन। दोस्तों, इसको हम लोग मानव निर्मित संसाधन भी कहते हैं, जिसको आर्टिफिशियल रिसोर्स कहते हैं। सिंपल से दोस्तों, जिसका निर्माण प्रकृति ने स्वयं किया हो, प्रकृति मींस भगवान ने स्वयं किया हो, उसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। और जिसका निर्माण मनुष्यों ने किया हो दोस्तों, उसे हम लोग मानव निर्मित या कृत्रिम संसाधन या आर्टिफिशियल रिसोर्स कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि हवा प्रकृति ने स्वयं बनाई है, तो हवा आपका हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। जल प्रकृति ने बनाई तो प्राकृतिक संसाधन। वन प्रकृति ने बनाए तो वन प्राकृतिक संसाधन। जैसे मैं अब कृत्रिम की बात कर लूं, तो आप देख पा रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, टेबल कुर्सी हो, कलम हो, कॉपी हो, ये सब मनुष्यों ने खुद रचा है, अपने हाथों से बनाया है। तो जो मनुष्य ने खुद अपने हाथों से रचा है दोस्तों, ये आपका कृत्रिम संसाधन हो जाएगा। और जो अपने हाथों से भगवान ने स्वयं बनाया है, वो आपका प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। दोस्तों, ये बात भी आपको ख्याल रखना है। दोस्तों, दो बात आपको इंपॉर्टेंट है आपकी किताब से, वो भी आपको ख्याल रखना है। वो दो बात क्या है? पहली बात दोस्तों, एक भूगोलविद का नाम आता है, जिनका नाम है जिम्मरमैन। इन्होंने कहा था दोस्तों, कि संसाधन होते नहीं है, बनाए जाते हैं या बनते हैं। दोस्तों, कोई पहले संसाधन होता नहीं है, अगर हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, वो बेकार का चीज ऐसे रखा हुआ, कंकड़ फेंका हुआ है, कंकड़ संसाधन है, उसी कंकड़ को चुन चुन करके एक पत्थर बना दिए और पत्थर का यूज कर दिए, तो पत्थर संसाधन है। दोस्तों, कोई डंटा रखा हुआ है, ये मान लीजिए डंटा रखा हुआ है, तो ये डंटा अभी रखा हुआ है, तो ये संसाधन नहीं है। जब मैं इसको उठा करके आपको देना स्टार्ट कर दूं ना, तो ये आपका संसाधन हो गया, क्योंकि संसाधन अभी रखा हुआ था, तो ये संसाधन है नहीं, होते नहीं है, उसको बनाए जाते हैं। अभी रखा हुआ था ये डंटा, तो ये संसाधन नहीं था। जैसे मैं इसको उठा करके आप पर यूज करने लगा, तो ये आप संसाधन हो गया। तो जिम्मरमैन का कथन था दोस्तों कि संसाधन होते नहीं है भैया, बनाए जाते हैं, बनाइएगा तब संसाधन होगा। ठीक है ना। उसके बाद एक हमारे बाबा हैं, जिनका आप सबको लोग नाम जानते हैं, महात्मा गांधी जी।
महात्मा गांधी जी ने कहा था संसाधन के संदर्भ में कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। मतलब दोस्तों हमारे पास अपना पीढ़ी के लिए, इस पीढ़ी के लिए सब कुछ का, अपना जीवन निर्वाह के लिए सब कुछ है, लेकिन आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले पोता नाती के लिए कुछ नहीं है। यानी उनके लिए तो कम से कम कुछ पेटी भर के रखो, वो हमारे पास नहीं है कि आने वाली पीढ़ी को हम जमा करके रख सके, ताकि वो अपने जीवन का एक अच्छी तरह से निर्वाह कर सके। लेकिन वही चीज ये महात्मा गांधी कह रहे हैं कि हमारे पास तो पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास जो पेटी भरने के लिए वो कुछ नहीं। पेटी इसलिए दोस्तों क्योंकि वो पेटी का यूज हमारे आने वाली पीढ़ी करेंगे। तो महात्मा गांधी का कथन था। आपसे पूछा जाएगा ये किसका कथन था, तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। आगे की बात दोस्तों, सुनिए दोस्तों, आगे हम संसाधनों को कई भागों में बांटते हैं, ठीक ना। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। दोस्तों सिंपल सी बात है, जैव का मतलब होता है, जैव का मतलब होता है सजीवों के समूह को, याद रखिएगा। सजीवों के समूह को हम लोग जैव संसाधन कहेंगे, याद रखिएगा। सजीवों के समूह को हम लोग जैव संसाधन कहेंगे और निर्जीवों के समूह को हम लोग अजैव संसाधन कहेंगे। यानी आप अगर जिसमें प्राण है ना, प्राण की बात, वो जैव संसाधन हो जाएगा, ठीक है। और जिसमें प्राण नहीं है वो अजैव संसाधन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ख्याल रखना, जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों एग्जांपल के तौर पे दोस्तों, जैसे मैं आपको बता दूं कि जैव संसाधन, जैसे हम मनुष्य आ गए, मनुष्य में जान होती है ना जी, हाँ होती है, बिल्कुल होती है। जीव जंतु आ गए, जीव जंतु में भी जान होती है। वनस्पति का आपने नाम सुना होगा, पेड़ पौधा, ये भी आपका जो दोस्तों, ये भी आपका जैव संसाधन है, क्योंकि ये सजीव प्राणियों, सजीव मंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना, लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आते हैं। तो जो लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आते हैं, जिनमें सजीवों के गुण लक्षण होते हैं ना भैया, उसी को हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जैव संसाधन क्या होता है, आप बोलिएगा जीवों के या सजीवों के समूह को जैव संसाधन कहेंगे। उसी तरह से उल्टा विपरीत करेंगे, ऑपोजिट, निर्जीवों के समूह को, है ना, जिसमें जान नहीं होती, जिसमें निर्जीव का लक्षण होते हैं, मरे हुए चीज का लक्षण होता है, अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे दोस्तों आपका कोई भी धातु हो गया, जैसे लोहा, ये सब धातु जो हो गया, धातु निर्जीव होते हैं। टेबल कुर्सी भी आप लिख सकते हैं, पत्थर वगैरह भी आप लोग लिख सकते हैं, चट्टान लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपका दोस्तों निर्जीव संसाधन के समूह, निर्जीवों के समूह को अजैव और सजीवों के समूह को जैव कहेंगे। जैव जो सजीव होंगे, जिसमें प्राण होंगे, जैव, क्योंकि सजीवों के समूह होंगे ये जैव। और अजैव जिसमें जान नहीं होंगे, यानी निर्जीवों के समूह को, मरे हुए धातु, पत्थर, कुर्सी, टेबल, ये आपका अजैव संसाधन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे की बात करें, यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाता है उपयोगिता के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर आपने दो पढ़ ली, अब उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। दोस्तों नवीकरणीय का मतलब होता है जिसका पुनः चक्रण होता रहता हो, जिसका पुनः चक्रण होता रहता हो, मतलब जिसका फिर से यूज होता रहता हो, उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। और जिसका पुनः चक्रण नहीं होगा उसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। मतलब दोस्तों जिसको हम एक बार यूज करेंगे और वो खत्म नहीं होगा, यूज कर रहे हैं फिर भी खत्म नहीं हो रहा भैया, तो वो आपका नवीकरणीय संसाधन है। और यूज किए वो कभी भी खत्म हो सकता है, तो वो आपका अनवीकरणीय संसाधन। दोस्तों आज हम लोग हवा ले रहे हैं ऑक्सीजन के रूप में, तो क्या हवा आज ले रहे हैं कल नहीं लेंगे? बिल्कुल यार लेंगे, खत्म थोड़ी ना हो जाएगा। तो हवा जो वायु होंगी ना, वायु ऊर्जा, वो आपका नवीकरणीय, वायु नहीं, यहाँ पे आपको प्रश्न मिलेगा पवन ऊर्जा, ठीक ना, पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा आपको ध्यान रखना है दोस्तों, नवीकरणीय संसाधन है। आज हम लोग सूर्य से विटामिन ले रहे हैं, सूर्य से ऊर्जा ले रहे हैं, तो क्या कल नहीं लेंगे ऊर्जा? परसों नहीं, परसों सूर्य डूब जाएगा, परसों सूर्य मर जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है भैया। तो सूर्य से भी हम लोग रोज ऊर्जा ले रहे हैं, लेते रहे, लेकिन खत्म ही नहीं होता है। तो जिसका आप उपयोग कर रहे हैं और कभी खत्म ही नहीं हो रहा, तो आपका नवीकरणीय संसाधन होगा दोस्तों। और जिसका यूज करने पे कभी भी खत्म हो जाए, कभी भी धोखा दे सकता है आपको, है ना, तो आपका अनवीकरणीय संसाधन हो गया। जैसे दोस्तों कोयला को आप जलाते हैं, कोयला फिर बचता नहीं है, कोयला जल करके फिर राख आता है, और एक दिन ऐसा होगा कि कोयला का पूरा भंडार ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों पेट्रोलियम आपको 3 केवल याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए यहीं से पूछते हैं, पेट्रोलियम और एक प्राकृतिक गैस, ये 3 आपको याद रखने दोस्तों, प्राकृतिक गैस, ये 3 याद रखिए। इससे हम लोग जीवाश्म भी कहते हैं, जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को हम लोग जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि ये जीवों के अंश से बनाए जाते हैं प्रायः, ठीक ना। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधन है। क्यों है? क्योंकि इसका दोबारा उपयोग नहीं होता है ना, यह कभी भी खत्म हो सकता है उपयोग करने पर। नवीकरणीय संसाधन इसलिए है क्योंकि इसका पुनः चक्रण होता है, इसका दोबारा उपयोग होता है, यह कभी खत्म नहीं होता है उपयोग करने पर।
आपको समझ में आ गया। प्रश्न आता है, मैं आपको लास्ट में प्रश्न भी करवाऊंगा दोस्तों, जो पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आइए आगे बात, स्वामित्व के आधार पर दोस्तों संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, निजी संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। दोस्तों सिंपल सी बात है, जिस पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो, निजी मतलब एक व्यक्ति का अधिकार हो, कितना का, एक का अधिकार हो, तो आपका निजी संसाधन। जैसे आपका भूखंड दोस्तों, भूखंड का मतलब होता है खेत। क्या आपका अपने खेत पर किसी और का अधिकार होता है? नहीं भैया, ये तो मेरा खेत है, 1 सेंटीमीटर भी अगर आपने ली तो आपका माथा फूट जाएगा। आप ऐसे करके लड़ाई भी कर देते हैं 1-2 सेंटीमीटर के लिए, भैया लड़ाई किसी भी हो जाता है ना। तो भूखंड पर केवल एक आदमी का अधिकार होता है। आपका घर जो है, आपका घर मकान जो है, आपका घर मकान में दूसरा कोई आकर के रह सकता है? नहीं रहने देंगे, क्योंकि ये मैं बनाया हूं, मेरा इस पर अधिकार है। तो घर मकान हो गया दोस्तों। तो सिंपल से दोस्तों, मैं ये कपड़ा है, मुझ पे मेरा अधिकार, इस पे मैं थोड़ी ना दूसरा को दे दूंगा, या मुझे ये खोल करके कोई दूसरा थोड़ी ना पहने। क्यों नहीं पहनेगा? क्योंकि मैंने अपने पैसा से लिया इसको। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जिस संसाधन पर, संसाधन मतलब बार बार आ रहा है ना, जिसका हम उपयोग करते हैं संसाधन, ठीक है। तो भूखंड, घर मकान, ये सब पर किसी एक आदमी का अधिकार होता है, तो इसलिए ये निजी संसाधन होंगे, ठीक है ना। जिस पर एक आदमी का अधिकार हो, जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, निजी संसाधन। और जिस पे एक समूह का अधिकार हो, ठीक है, समूह का, एक नहीं पूरा समूह का अधिकार हो। जैसे दोस्तों आपका मंदिर हो गया, आपका मंदिर हो गया, मंदिर पे हिंदू रिलीजन का अधिकार होता है। मस्जिद हो गया, मुस्लिम रिलीजन का अधिकार होता है ना, धर्म का। शमशान घाट हो गया दोस्तों, कब्रिस्तान हो गया दोस्तों, स्कूल विद्यालय हो गया आपका, ये सब जो है ना, स्कूल विद्यालय, शमशान घाट, कब्रिस्तान, ये सब पर एक समूह का, विशेष समूह का अधिकार होता है ना। तो ऐसे संसाधन को हम लोग सामुदायिक संसाधन कहेंगे, ठीक है ना। राष्ट्रीय, जिस पर एक देश का अधिकार हो। हमारे देश में आने वाले जितना भी संसाधन है, भारत के ये जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला है, इसके अंतर्गत जितना भी संसाधन आ सकता है, वो सब के सब कौन संसाधन है? राष्ट्रीय संसाधन है दोस्तों। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संसाधन की बात करें, अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन दोस्तों, जिसपे अंतरराष्ट्रीय संस्था का अधिकार है। कोई एक देश का अधिकार नहीं होगा, अंतरराष्ट्रीय लोगों का, अंतरराष्ट्रीय संस्था का अधिकार होगा, तो अंतरराष्ट्रीय संस्था कहेंगे। जैसे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, पहले आप ये कर लीजिए। उसके बाद फिर आपको संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोष संसाधन, ये आपका विकास स्तर के आधार पर, डेवलपमेंट स्टेप के आधार पर। तो ये आपका 4 प्रकार का होता है। संभाव्य संसाधन क्या होती है? जो हमारे देश में उपलब्ध है और कभी भी जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग में लाया जा सकता है। हमारे देश में ऑलरेडी है वो संसाधन, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगा कि हमारे देश की चाहिए ये संसाधन की आवश्यकता है, तो उसको मैं ला सकता हूँ। उसे हम लोग संभाव्य संसाधन कहते हैं, जिसको लाने की संभावना हो देश के विकास में। जैसे हमारे हिमालय का खनिज है दोस्तों, हिमालय का खनिज जो है वो हमारा संभाव्य संसाधन है। सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया। ये गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा पाया जाता है मुख्य रूप से। तो आपको ख्याल रखना, हिमालय का खनिज, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये सब संभाव्य संसाधन है, जो भी कभी भी वैसे संसाधन जो कभी भी देश के विकास में लाने की संभावना हो, पहले से है, लाने की संभावना हो। विकसित संसाधन सिंपल है यार, जिसका विकास हो चुका हो। विकसित मतलब जिसका विकास हो चुका हो, है ना। जिसका विकास हो चुका हो उसको विकसित संसाधन कहेंगे। जिसका विकास हो चुका हो उसको कौन सा संसाधन कहेंगे? विकसित संसाधन। कुछ भी आप ले सकते हैं, सौर ऊर्जा ले सकते हैं आप लोग, पवन ऊर्जा ले सकते हैं। भंडार संसाधन की बात करें, भंडार मतलब होता है दोस्तों जिसको हम लोग भंडारण करते हैं, जमा करते हैं। क्यों करते हैं भैया जमा? क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए जमा पेटी में इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे आने वाला जो नाती पोता है ना, वो उसको यूज कर सके, आने वाला पीढ़ी उसको यूज कर सके बिना कोई कठिनाई से, ठीक है ना दोस्तों। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, भंडार करेंगे तो भंडारण संसाधन। संचित कोष की बात करें दोस्तों, तो भंडार संसाधन का एक अंग है संचित कोष संसाधन। तो मैंने आपको सिखाया उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, जो जैव और अजैव, सजीवों के समूह को जैव और निर्जीवों के समूह को अजैव कहेंगे दोस्तों। उसके बाद मैंने सिखाया उपयोगिता के आधार पर 2 होते हैं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। पुनः चक्रण होगा नवीकरणीय और पुनः चक्रण नहीं होगा अनवीकरणीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर होता है दोस्तों 4 प्रकार का, निजी संसाधन, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो दोस्तों निजी संसाधन, जिस पर एक विशेष समूह का अधिकार हो सामुदायिक संसाधन, और जिस पे देश के अंतर्गत आने वाले सभी संसाधनों पर देश का अधिकार हो तो राष्ट्रीय संसाधन, और अंतरराष्ट्रीय संस्था का अधिकार हो, यानी कोई विशेष देश का अधिकार हो तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन। विकास स्तर के आधार पर मैंने बताया 4 प्रकार का, जो देश में पहले से ऑलरेडी है और उसको कभी भी यूज में लाने की संभावना है तो संभाव्य संसाधन। विकसित संसाधन जिसका विकास हो चुका है, भंडार संसाधन जिसको हम लोग जमा करते हैं, और संचित कोष संसाधन भी एक भंडार संसाधन का ही अंग है दोस्तों। ये भी बात आपको ख्याल रखना है दोस्तों। आगे की बात मैं करना चाहता हूँ,
इतनी बात को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए दोस्तों। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर जाएगा दोस्तों, मुझे वैसा रुक रुक के पढ़ाने आता नहीं है। पढ़ाऊंगा ना तो एक बार में पूरा चैप्टर खत्म होगा। चलिए, चाहे वो कोई चैप्टर हो, साइंस का हो, मैथ का हो, कुछ का, मैथ का भी मैं वीडियो लाऊंगा दोस्तों, साइंस का भी लाऊंगा, बस सब्र रखिए। और दोस्तों मैं आगे की बात करूं तो आगे की बात एक शब्द आता है अपवर्जक। अब सुनते जाइए दोस्तों, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र दोस्तों ये कैसा क्षेत्र है सुनिए। ये हमारा भारत का निचला छोर है। आपको सभी को पता है दोस्तों कि हमारा भारत जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो दक्षिणी भारत है, उसके तीनों ओर क्या है तो जल है, जल है दोस्तों। इधर आप लोग जानते हैं कि इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है। तो दोस्तों हमारे भारत का निचला छोर क्या है, सागरों से घिरा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको प्रायद्वीपीय भारत करते हैं। और ये जो हमारा जो तट है ना, इसको हम लोग तट, इस किनारे को हम लोग तट कहेंगे, क्योंकि समुद्र के किनारे वाले हिस्से को हम लोग तट कहते हैं। तो दोस्तों किसी भी देश के समुद्र तट से, किसी भी देश के समुद्र तट से, किसी भी देश के समुद्र तट से 200 किलोमीटर का क्षेत्र वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। याद रखिएगा, किसी भी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी तक का क्षेत्र, किसी भी देश की तट, ये तट रेखा है क्योंकि समुद्र के किनारे दोस्तों, तो किसी भी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी तक का क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, तो आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहेंगे, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों आगे की बात सुनिए, आगे की बात है, कोई भी एक चीज और है, सतत विकास या सतत पोषणीय विकास, एक ही चीज है, सतत पोषणीय विकास। ये क्या है, इस बार क्वेश्चन आया था दोस्तों, सतत विकास पोषणीय क्या है ना। तो दोस्तों सतत विकास पोषणीय क्या होता है, मैंने अभी भी बताया कि वैसा कोई सतत का मतलब होता है जिसका वैसा संसाधन या वैसा विकास, सतत पोषणीय विकास, वैसा विकास जो जारी रह सके है ना, टिकाऊ बना रहे। टिकाऊ का मतलब कभी नहीं टूटे, टिकाऊ बना रहे, ना केवल एक पीढ़ी तक, इस पीढ़ी तक, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रख करके ये विकास जारी रह सके। दोस्तों ये वैसा विकास है जो ना केवल एक पीढ़ी तक बल्कि आने वाली पीढ़ी तक भी जारी रहने के लिए ये चैलेंज करता है दोस्तों, सतत विकास पोषणीय। मैंने आपको बताया कि अगर हम अपने लिए कर रहे हैं, केवल उस संसाधन को अपने यूज करके फिर बर्बाद कर रहे हैं, तो ये सतत विकास नहीं है। सतत विकास का मतलब वो दोस्तों कि मैं भी यूज करूंगा और मैं उसको जमा करूंगा ताकि हमारे आने वाले बेटा भी उसको यूज करे, बेटा लोग भी खाएगा उसको यूज करेगा और कुछ जमा करेगा, काहे होकर बेटा लोग आकर के उसको यूज करे। तो सतत पोषणीय विकास का उद्देश्य है दोस्तों कि टिकाऊ बने रहने के लिए संसाधन, वैसा विकास, ये विकास है कि टिकाऊ बना रहेगा, एक पीढ़ी तक नहीं, आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रख करके ये विकास जारी रहेगा। सतत पोषणीय विकास का ये उद्देश्य है, जारी रहना, है ना दोस्तों। आगे की बात सुनिए दोस्तों, एक और है प्रश्न आपका कि कोई भी संसाधन है दोस्तों, कोई भी संसाधन है तो संसाधनों के निर्माण में दोस्तों तकनीक की क्या भूमिका है। तकनीक बोले तो दोस्तों टेक्नोलॉजी, तकनीक की क्या भूमिका है, संसाधनों के निर्माण में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है। दोस्तों आप कोई भी देखिए, बल्ब देख लीजिए, पंखा देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, तो ये चीज ऐसे ही थोड़ी बन जाता है, कोई ना कोई तकनीक से बनता है, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी से ही बनता है। हम और आप नहीं बना सकते, इसके लिए कुछ दोस्तों आयाम चाहिए, कोई मटेरियल्स चाहिए, कोई टेक्निक चाहिए, है ना। तो वो टेक्नोलॉजी का यूज करके ही कोई वस्तु या कोई संसाधन बनाए जाते हैं। तो मैं इस प्रश्न का आंसर बोलूंगा दोस्तों कि संसाधन निर्माण में तकनीक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि दोस्तों बिना तकनीकी के कोई संसाधन का निर्माण दोस्तों, कोई भी संसाधन का निर्माण नहीं हो सकता है। तकनीक होगी दोस्तों, टेक्नोलॉजी होगी दोस्तों, तभी कोई संसाधन बन सकता है अथवा नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं बोलूंगा कि संसाधन निर्माण में तकनीक यानी टेक्नोलॉजी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हमारे यहाँ इस साल में चंद्रयान 3 भेजा गया, तो उसके पीछे क्या था, टेक्नोलॉजी ही तो था ना, तकनीक ही तो था ना। अगर देश में इतना तकनीक नहीं होती, इतना टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो चंद्रयान 3 चंद्रमा पे लैंड नहीं करता दोस्तों, है ना। तो कोई भी संसाधन के निर्माण में तकनीक की बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस भूमिका होती है दोस्तों। इसलिए मैं कहूंगा बगैर तकनीक के कोई भी संसाधन निर्माण नहीं हो सकता है। ये आपका प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों। इतनी बात आप लोगों ने सीख लिया होगा दोस्तों। आगे की बात मैं करना चाहूंगा,
मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करवाऊंगा दोस्तों, आप लोग बने रहिएगा बस। दोस्तों आगे की बात में करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, आगे की बात ही है, हाँ एक और है संसाधन नियोजन, एक वर्ड और है दोस्तों, संसाधन नियोजन। ये क्या होता है? संसाधन नियोजन का मतलब होता है दोस्तों, नियोजन मतलब प्लानिंग, यानी संसाधनों को, अगर हम दोस्तों संसाधनों को उचित उपयोग करेंगे, संसाधनों का उचित उपयोग करना, यानी बिना बर्बादी के उपयोग करना, संसाधन नियोजन कहलाएगा। दोस्तों हम टंकी के पानी गिलास में भरने जाते हैं, टंकी को खोलते हैं, गिलास भर जाता है, फिर भी टंकी को खोलते ही छोड़ देते हैं और पानी पी करके आ जाते हैं, तो ये उचित उपयोग नहीं हुआ। उचित उपयोग कब होता? जब हम गिलास को ले जाते हैं टंकी पर और टंकी को खोलकर जब हमारी गिलास भर जाती तो टंकी को झट से बंद कर देते और हमारा गिलास, हमारा प्यास भी बुझ जाती और टंकी का पानी भी बच जाता। इसको कहते हैं उचित उपयोग करना। तो यदि आप संसाधनों का उचित उपयोग कर रहे हैं दोस्तों, तो इसको हम लोग कहेंगे संसाधन नियोजन, ठीक ना, बढ़िया से अच्छा से उपयोग करना, ठीक है ना। अब अपने मोबाइल को जो है ना आप अच्छा से यूज कीजिए तो कहेंगे उचित उपयोग है, मिस यूज कीजिएगा तो कहेंगे उचित उपयोग नहीं है, ठीक है दोस्तों। आप लोग ये बात याद रखें। आगे की बात सुनिए दोस्तों, आज की बात है, एक हमारा सम्मेलन है पृथ्वी सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे यहां से, पृथ्वी सम्मेलन। दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन से आपको कुछ बात याद रखना है। आपकी किताब के अकॉर्डिंग 3 आपका पृथ्वी सम्मेलन हुआ, तीनों को आपको ख्याल रखना है दोस्तों। पहला पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों, मैं आपको पूरा बताऊंगा, समझाऊंगा, पहले इसको ऑब्जेक्टिव आपको लिखना है। पहला पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों आपका हुआ था 3 से 14 जून 1997 में, 1997 में हुआ था। और कहां हुआ था दोस्तों वो भी आपको ख्याल रखना है, ठीक ना। सेकंड जो है दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन, सेकंड पृथ्वी सम्मेलन हुआ है 23 से 27 जून, इसके 5 साल बाद हुआ है, वो माफ कीजिएगा दोस्तों 92 में हुआ है, ये 97 में, इसके 5 साल बाद हुआ है 1997 में। तीसरा जो पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों, थर्ड पृथ्वी सम्मेलन, ये हुआ है 26 अगस्त से दोस्तों 4 सितंबर, ये हुआ है दोस्तों 2002, ठीक है। आपको ये बात याद होगा। पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों क्यों हुआ था? पृथ्वी को रक्षा करने के लिए, पृथ्वी की हरियाली को बनाए रखने के लिए, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, यानी वैश्विक तापमान से बचाने के लिए पृथ्वी सम्मेलन होता है दोस्तों। वैश्विक तापमान मैं आपको बताना चाहूंगा। वैश्विक तापमान दोस्तों क्या होता है? जिससे हमारा पृथ्वी जो है ना, जिससे हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। हमारे पृथ्वी का तापमान दोस्तों, हमारे पृथ्वी का जो तापमान है ना, हमारे पृथ्वी का तापमान है वो क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। पृथ्वी के तापमान बढ़ने की जो प्रक्रिया है ना, उसी को हम लोग वैश्विक तापमान या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं दोस्तों। ग्लोबल वार्मिंग के लिए यानी वैश्विक तापमान के लिए, यानी पृथ्वी की तापमान को बढ़ाने के लिए दोस्तों हमारे यहाँ 6 गैसेज है। 6 गैसेज है, मैं इनके बारे में चर्चा करूंगा अभी, इसके बाद कर देता हूँ नीचे। 6 गैसेज है ग्लोबल वार्मिंग के लिए दोस्तों, 6 गैसेज का बताया गया है। उस 6 गैस को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस गैस दोस्तों, याद रखना है। ग्रीन हाउस गैस कहते हैं किनको? पृथ्वी सम्मेलन, माफ कीजिएगा, तापमान जो वैश्विक तापमान को बढ़ाता है ना, ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम लोग कहते हैं। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए किनके लिए दोस्तों? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कितने गैसेस को बताया गया है उत्तरदायित्व? तो आपको ये बताइएगा 6 गैस उत्तरदायी है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, यानी पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने के लिए, वैश्विक तापमान के लिए 6 गैसेस उत्तरदायी है, जिनको हम लोग कौन सा गैस कहते हैं दोस्तों? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। वो 6 गैसेस क्या कौन है? आपको ट्रिक से याद रखना है दोस्तों, इसके बारे में मैं बाद में आऊंगा। ट्रिक से आपको याद रखना है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है दोस्तों ओ मीना, जल से पानी लाना या लगाना,
लगाना कर देता हूँ। ओ मीना जल से पानी लगाना। दोस्तों आपको 6 गैस को याद हो जाना चाहिए। ओ से आपका हो गया दोस्तों, ओ से आपका हो गया ओजोन। ओ से आपका हो गया दोस्तों ओजोन, जिसका सूत्र होता है O3। याद करते चलना है, आपको सूत्र भी पूछा जाएगा। ओजोन का सूत्र O3 होता है। ओ से ओजोन हो गया। दूसरा दोस्तों मी से आपका हो गया मीथेन। मी से दोस्तों क्या हो गया जी, मीथेन। मीथेन का सूत्र होता है CH4। ये भी आपको बात याद रखना है। तीसरा आपका दोस्त हो गया ना से नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्साइड। दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है N2O। N2O, N2O। अब आपकी कितनी गैसेस बच गई, उसके बाद फिर बच गई दोस्तों तीसरा। चौथा क्या है, चौथा आपका है दोस्तों मीना ना। जा से हो गया नाइट्रस हो गया मीना। जल हो गया दोस्तों। जल से आपका जलवाष्प लिख सकते हैं, जलवाष्प, जलवाष्प। उसके बाद पांचवा दोस्तों है ओ मीना जल से, कल से नहीं आखा, ये जो ट्रिक है ना गलत लिखा गया, माफ कीजिएगा। मैं ट्रिक आपको बाद में बता दूंगा, मैं को बोल देता हूँ पहले। जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जिसका सूत्र CO2 होता है दोस्तों। छठा में आपका CFC है जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। दोस्तों आपको बात ख्याल रखना है, पृथ्वी सम्मेलन क्यों होता है, तो पृथ्वी के तापमान जो बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, जिसको हम लोग वैश्विक तापमान कहते हैं। वैश्विक तापमान जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और वैश्विक तापमान में क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। तो पृथ्वी के तापमान को बढ़ने से रोकने के लिए दोस्तों हमारे देश में या पूरे वैश्विक विश्व के देश ने हिस्सा लेता है। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए यानी वैश्विक तापमान के लिए जो पृथ्वी को तापमान बढ़ाता है, उसके लिए 6 गैसेस को महत्वपूर्ण बताया गया है। यही वो 6 गैस है जिसकी वजह से दोस्तों हमारे पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। वो 6 गैस को कौन सा गैस कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। कितने ग्रीन हाउस गैस है, 6 है। ओजोन है जिसका सूत्र O3 होता है, मीथेन जिसका सूत्र CH4 होता है, नाइट्रस ऑक्साइड जिसका सूत्र N2 होता है दोस्तों, और चौथा जलवाष्प होता है दोस्तों, पांचवा कार्बन डाइऑक्साइड जिसका सूत्र CO2 होता है दोस्तों, और CFC जिसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ये जो CFC का आपको ये ख्याल रखना, जितना भी ठंडे उपकरण है ना, जैसे फ्रिज हो गया आपका, ये सब फ्रिज हो गया, और कौन कौन सा है एयर कूलर, ये सबसे CFC गैसेस निकलता है दोस्तों। ये भी बात आपको ख्याल रखना है, इतनी बात। तो दोस्तों आपको ये भी बात ख्याल रखना है कि पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए सम्मेलन होता है। तो फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 3 से 14 जून। आपको ये डेट याद रखना है, मुख्य डेट 1992 में। और कहाँ हुआ था दोस्तों, तो रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो में। ये रियो डी जेनेरो कहाँ है दोस्तों, तो ब्राजील में। रियो डी जेनेरो कहाँ है दोस्तों, ब्राजील में। ख्याल रहेगा ना। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। रियो डी जेनेरो कहाँ, ब्राजील में। दूसरा सेकंड जो पृथ्वी सम्मेलन सिंपल है, 5 वर्ष जोड़ दीजिए, यानी 92 से 97। इसलिए इसको दोस्तों हम लोग +5 सम्मेलन करते हैं। आपको ख्याल रखना है, पूछा गया था प्रश्न कि +5 सम्मेलन किसे कहते हैं, तो सेकंड पृथ्वी सम्मेलन को, है ना, दूसरी पृथ्वी सम्मेलन को। ये कहाँ हुआ है, तो ये न्यूयॉर्क में हुआ दोस्तों। ये कहाँ हुआ है दोस्तों, तो न्यूयॉर्क में हुआ। दूसरी पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 5 वर्ष बाद यानी 2002 में। इसके बीच हुआ 23 से 27 जून के बीच हुआ है सेकंड, और 26 अगस्त से 4 सितंबर के बीच हुआ है थर्ड। कब हुआ है, मेन डेट आपको याद रखना, 2002 1997 में। और ये आपको कहाँ हुआ है, तो जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग में दोस्तों। ये भी बात आपको ख्याल रखना है, ठीक है ना। ये भी बात आपको ख्याल रखना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया। आपको उम्मीद मैं कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं आप लोग अपनी मेहनत के अनुसार। और मेरा भी कुछ तनिक सा मेहनत होगा, आपका ज्यादा मेहनत होगा समझने में। तो दोस्तों आगे की बात मैं करना चाहूंगा। आगे की बात बस ज्यादा नहीं है, कुछ और है। एक और सम्मेलन है क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन क्या होता है दोस्तों, क्योटो सम्मेलन भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए था। क्योटो सम्मेलन किसके लिए था, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए था। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ही क्योटो सम्मेलन भी था, ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, यानी ग्लोबल वार्मिंग मींस क्या होता है, वैश्विक तापमान। वैश्विक तापमान अभी मैंने बताया, ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान। इससे क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी के तापमान बढ़ जाता है। पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग में कितने गैसेस को बताया गया, तो 6 गैसेस बताया मैंने दोस्तों, वो आपको ख्याल रखना है, ठीक ना, ख्याल रखना है। उसके बाद फिर क्योटो सम्मेलन हुआ, तो पता क्या है, तो क्योटो सम्मेलन जो दोस्तों वो आपका 1997 में ही हुआ है। क्योटो सम्मेलन कब हुआ है, 1997 में। कहाँ हुआ है, तो जापान में एक शहर का नाम है दोस्तों,
जापान का एक शहर है, शहर का नाम है क्योटो। ये कहाँ है? तो जापान में दोस्तों। क्योटो जापान के एक शहर क्योटो में 1997 में होने वाले सम्मेलन को क्योटो सम्मेलन कहते हैं। क्या उद्देश्य था इस सम्मेलन का होने का, क्या उद्देश्य था इस मीटिंग का होने का? तो लोगों को, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना, वैश्विक तापमान से बचाना दोस्तों, वैश्विक तापमान से बचाना। दोस्तों आपका पूरा का पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया एक ही वीडियो में दोस्तों, बहुत कम समय में। मुझे थोड़ा सा जल्दी बोलना पड़ा, लेकिन मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बातें पूरी अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई होगी दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको फिर से अगले वीडियो में लाऊंगा तो उसको मैं मेंशन कर दूंगा दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, मन लगा करके पढ़िएगा और पढ़ते रहिएगा और बढ़ते रहिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। तो दोस्तों मैं फिर से आपको स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस पूरे चैप्टर को बढ़िया से पढ़ा होगा। तो मैं आपको PYQ करवाना चाहता हूं, ऑब्जेक्टिव सेशन, जो 2011 से 23 तक होगा, यानी 2011 से 23 तक पूछे गए सारे प्रश्नों का नशियानाबूद करूंगा दोस्तों। सुनिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न पूछा है लौह-अयस्क है। क्या है लौह-अयस्क? आणविकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, मानवकृत संसाधन। तो दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन होगा दोस्तों, क्योंकि लोहा दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन यूज करेंगे वो कभी भी खत्म हो सकता है। याद रखिए कितने जो भी खनिज है दोस्तों, सब खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला भी दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि कोयला को यूज करने पर कभी भी खत्म हो जाता है, मैंने बताया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन तो बताया था कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों न्यूयॉर्क में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 1997 में हुआ था। पहला पृथ्वी सम्मेलन के 5 वर्ष बाद, इसलिए इसको हम लोग दोस्तों +5 सम्मेलन भी कह देते हैं, +5 सम्मेलन भी कह देते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ये पूछा गया है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा दोस्तों आपको पता है कि सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होता है, इसका यूज करने पर तो ये नवीकरणीय संसाधन होगा, ये नवीकरणीय संसाधन होगा। तो नवीकरणीय दोस्तों ऑप्शन में नहीं है, नवीकरणीय की जगह है पूर्ति योग्य संसाधन। तो याद रखिएगा दोस्तों, नवीकरणीय ना हो तो आप गड़बड़ाइएगा मत। पुनः पूर्ति योग्य यानी जिसको पुनः उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। आगे की बात सुनो, आगे की बात, निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? दोस्तों मैंने आपको बताया था, जिमरमैन ने एक बात कही थी कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर ये सारी बात हो गई। संपदाओं में किसका, एक और है 2011 में पूछा, प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? माने जिसका भंडार बहुत कम है, कभी भी खत्म हो सकता है। कोयला, हवा, मिट्टी, सौर शक्ति। दोस्तों कोयला का भंडार सीमित है। कोयला का भंडार दोस्तों सीमित है। सीमित माने बहुत थोड़ा सा है, कभी भी खत्म हो सकता है। आपने ऑब्जेक्टिव किया, मुझे उम्मीद नहीं विश्वास है कि आपने पूरे ऑब्जेक्टिव को अपने से बनाया होगा। मैं मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।